हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th लेसन नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है? तो विलीन होता है हमारे पास घोल, जिसे हम बोलते हैं विलयन घोल। तो ये देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल के बारे में कि जब अम्ल को जल के साथ मिक्स किया जाता है तो इसकी स्थिति क्या होती है। जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं। ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया कि जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन उत्पन्न करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H धनात्मक या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस धनात्मक साइन से दर्शाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जल की उपस्थिति में अम्ल जो है H आयन बनाते हैं, ये पीछे भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन आगे ये समझने वाली बात है। लेकिन कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस से दर्शाया जाता है। इसकी क्रिया देखते हैं। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन है, प्लस आ गया जल H2O, तो ये अभिक्रिया करके हमारे पास क्या बनेगा? H3O प्लस जो है ये आयन बनेंगे। ठीक है जी, और इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। अब बात करते हैं जी क्षारक का क्या होता है। जब क्षारक को जल में मिक्स किया जाता है तो क्या होता है इसका? तो क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन, ऋणात्मक आयन बनाते हैं। ये आ गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गया हमारे पास जल, तो ये आ गया सोडियम प्लस OH आयन। जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जल के साथ अम्ल व क्षारक को मिलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, ये प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें बहुत ही ऊष्मा निकलती है, और जो इस प्रक्रिया में जो हमारा पात्र है जिसमें हम डालते हैं वो गर्म हो जाता है। इसीलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। नेक्स्ट है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता HO3 या OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। ये याद रखना है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता। प्रबलता मीन होता है शक्ति। ठीक है जी। कहते हैं कि जो हमारे पास अम्ल हैं या क्षारक हैं, उसका जो विलयन घोल की जो है शक्ति क्या है वो डिस्कस करना है। विलयन में अम्ल अथवा क्षारक की प्रबलता को हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का प्रयोग किया जाता है। सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौम सूचक
इसे सर्वाधिक सूचक भी कह सकते हैं या सार्वभौम सूचक भी कह सकते हैं। तो कहता है सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की भिन्न भिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो उसको एक डायग्राम से समझते हैं आगे। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच क्या, एक तरह का जो एक पत्र है। सर्वाधिक समूह, पीएच स्केल में कुछ समूह है जिसे हमने नोट किया हुआ है कि अगर पीएच की वैल्यू इज इक्वल टू 7 है तो इसे हम कहते हैं उदासीन विलयन। ठीक है जी, ये हमारा जो विलयन है और ये होगा उदासीन। पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो ये अम्लीय विलयन होता है, और पीएच की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो ये होता है क्षारीय विलयन। यहाँ पे ये पीएच पत्र दिखाया गया है और इसमें ये कलर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ ये 14 तक नंबर हैं। और जैसे ये आ गया 1 में आ गया जठर रस, 2 में आ गया नींबू का रस 2.2 है, ये 1.2 है। शुद्ध जो जल है वो आ गया 7 नंबर पे। 10 नंबर पे आ गया आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और 14 नंबर में जो सबसे लास्ट है ये आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड विलयन। तो इसको अलग अलग रंग से यहाँ पे दर्शाया गया है। तो रंग से हम इसका जो है आइडिया वो लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं पीएच स्केल। ये है हमारे पास पीएच स्केल। ये 0 से लेके 14 तक इसकी नंबरिंग है। 7 नंबर आ गया उदासीन, 0 से लेके 7, फिर 7 आगे ये बन गए 14। अब अगर ये राइट साइड देखते हैं तो राइट साइड ये बढ़ती हुई शार्क की प्रकृति, 7 से जो ज़्यादा नंबर हैं यहाँ पे जो है शार्क की प्रकृति दिखाई देगी। और इसके बाईं ओर, ठीक है जी, ये दाईं ओर आ गया, ये आ गया बाईं ओर। यहाँ पे क्या है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। ठीक है, 7 से जो कम है उसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय होगी, जो 7 से ज़्यादा है उसकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, जो अम्ल है यहाँ पे कौन सा आयन बन रहा है, एच आयन, अभी जो हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे शार्क में कौन सा आयन बन रहा है, OH। ठीक है जी, दूसरा आप देखोगे कि जैसे यहाँ पे अम्लीय प्रकृति में ये वाला जो कलर है ये तो आ गया अम्लीय प्रकृति वाला, और ये वाला जो वाइट है ये शार्क वाला भी इसमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि जो अम्लीय प्रवृत्ति है ये इसमें ज़्यादा है, और जो इसमें जो शार्क की प्रवृत्ति है वो बहुत कम है। और इस केस में यहाँ पे शार्क की प्रकृति ज़्यादा है और जो अम्ल की प्रवृत्ति वो बहुत कम है। तो इस टेबल से हम पीएच की जो वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पी की वैल्यू अगर इक्वल टू 7 है तो ये उदासीन विलयन बन जाता है जिसे हम बोलते हैं शुद्ध जल, यहाँ पे 7 नंबर पे। और 7 नंबर से पीछे इसकी प्रकृति हो जाती है अम्लीय, जैसे नींबू का रस 2.2 पे। ठीक है जी, और क्षारकीय में आ जाएगा अगर पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, पीएच की वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आ जाएगा क्षारकीय प्रकृति। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की
पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मूंग का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है, मीन्स कि दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। मधुमक्खी का डंक अमल छोड़ता है जिसके कारण जलन व दर्द होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, लवणों से रसायनों का निर्माण। ठीक है जी, जो हम केमिकल तैयार करते हैं लवणों से, तो कौन कौन से रसायन हम तैयार करते हैं पहले डिस्कस करते हैं, फिर वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरा है जी विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर से आप जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उसके बाद है धोने का सोडा, नंबर 5 पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस इसलिए जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले इसका जो यूज़ है वो पेरिस में हुआ था, इसलिए इसके साथ जो शब्द है पेरिस जुड़ा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? वाटर के साथ, जल के साथ। तो ये क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड पैदा या उत्पन्न होता है। अब इसमें जो चीज़ उत्पन्न हो रही है क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो क्लोरीन गैस है ये एनोड पर मुक्त होती है। जैसे हम यहाँ पे विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसमें एनोड और कैथोड पर ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे मुक्त होगी? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे होगी? कैथोड पर। नेक्स्ट है कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनता है। इसके उपयोग, अब देखने इसके उपयोग। क्लोरीन गैस है, ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसका जल की स्वच्छता या स्विमिंग पूल में यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन को हम ईंधन या खाद्य के लिए यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा ये साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमर्जक या कागज़ बनाने के लिए इसका जो यूज़ है किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन Cl2। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये आ गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना प्लस ये आ गया क्लोरीन गैस। तो ये हमारे पास बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर। अब आ गया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग। इसको कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है इसका वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट है लॉन्ड्री में कपड़े साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। तीसरा पॉइंट है पीने वाले जल को
जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे घरों में पानी की टंकी है, जहाँ वाटर सप्लाई की जो टंकी है, तो उसमें जो है जो ब्लीचिंग पाउडर जो है डाला जाता है, जो जल में जीवाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास बेकिंग सोडा, NaHCO3। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ गया सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया NH3, और ये हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम भी याद रखना आपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टारिक अम्ल, ठीक है जी, टारिक अम्ल जो हमें इमली से मिलता है, तो कहता है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा प्लस टारिक अम्ल ये यूज़ किया जाता है, तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है, जहाँ जल में मिलाया जाता है, तो इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पावर रोटी या केक में खमीर उठ या फूल उभर जाता है। खमीरा जो है उठ जाता है जब फूल उभर आ जाती है, इससे ये मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। दूसरा ये एंटासिड का संगठन है, क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ये फिर से करते हैं पॉइंट, ये एंटासिड का संघटक है और क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। नंबर 3 है, इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है, आग बुझाने के यंत्र के रूप में किया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 4th पॉइंट है धोने का सोडा, या आप कह सकते हैं वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। धोने का सोडा एक रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है जी, और ये आगे हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, ये गर्म करने पर ये हमारे पास आ जाएगा फार्मूला इसका। इसके आ जाएंगे आगे उपयोग, कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है। घरों में साफ सफाई के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए वॉशिंग सोडे का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसका फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर ये जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ये आ गया आधा हाइड्रेट, अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने
में, जहाँ नेक्स्ट पॉइंट है दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर के लास्ट में कुछ प्राकृतिक अमल के कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे हमारे पास ये प्राकृतिक स्रोत हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत है हमारे पास सिरका, तो इसके अमल है जो, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। इसे हम रासायनिक में या साइंस में बोलते हैं एसिटिक अम्ल। संतरा हमारा प्राकृतिक स्रोत है, इसे हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल, इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टारिक अम्ल, और टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल। ऐसे ही हमारे पास खट्टा दही लैक्टिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मैथनाइक अम्ल, नेटल का डंक मैथनाइक अम्ल। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।